क्या लगता है कि योगी सरकार के पहले यूपी की पुलिस व्यवस्था कैसी थी? उनका एक जुमला सुन ले जो कि अब जग प्रसिद्ध हो गया है, मिट्टी में मिला दूंगा। कि यूपी का जो बॉर्डर है हम नेपाल से शेयर करते हैं और नेपाल को आईएसआई का हब भी बोलते हैं। पाकिस्तान की आईएसआई ने इनकी फंडिंग की। अभी सेंट्रल में भी मोदी जी की गवर्नमेंट है और स्टेट में भी योगी जी की गवर्नमेंट है। जब इतना पावरफुल है व्यवस्था तो फिर क्यों सक्षम नहीं है? लेकिन ये तो यूपी की बात है, पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर है वो तो ऐसे ही खुला हुआ है। यूपी में पहले बोलते थे माफिया राज था। आपके सवाल के दो पक्ष हैं। नेताओं के लिए कोई नॉर्म्स सेट कर देना चाहिए कि आप भले जितने भी अपनापन फील करा रहे हो लेकिन यू हैव टू हैव सम बेसिक एजुकेशन। यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। आप नक्सलाइट्स को कैसे देखते हैं? आप उनको आतंकवादी की तरह देखते हैं या फिर आप सोचते हैं कि उनके साथ गलत हुआ है? पूरी तरीके से आतंकवादी। आपको अभी क्या लगता है कि अब नक्सलिज्म है? कि जहाँ पे ट्राइबल हो, जहाँ पर सीमा हो और जहाँ पर मिनरल्स बहुत हो, वहीं पर नक्सल क्यों पनपते हैं? कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर ये आरोप लगता है कि अपनी मनमानी चल रही है योगी सरकार में। पुलिस किसी को भी गोली मार दे रही है, एनकाउंटर कर दे रही है। आपको ज्यादा शिकायत हो तो मर्डर का मुकदमा लिखाना था पुलिस वालों के खिलाफ। आप एज आईपीएस इतने डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर भी रहे, आपकी लाइफ की एक दो जो इंसिडेंट आपको लगा हो जो आप लोगों से शेयर करना चाहते हो? कि हम लोग मरीना बीच टहलने गए थे, पुलिस वालों ने आकर के बताया कि आप मत जाइए, यहाँ आपको चाकू मार दिया जाएगा, आपका बटुआ छीन लिया जाएगा। ये पुलिस वालों ने बताया? ये पुलिस वालों ने बताया। तो उनका आप हमें कहा, मुझे शर्म आती है। मुझे जिंदगी में कोई शौक नहीं, न खाने का, न पहनने का, न घूमने का, न टहल। एक शौक है, बदमाश को निष्क्रिय कैसे कर दे। यूपी में आपने बीजेपी की सरकार भी देखी, सपा की सरकार भी देखी, बसपा की भी सरकार देखी। मैंने सब सरकारें देखी है, राजनीति मेरा विषय नहीं है। आपको लगता है कि बीजेपी में करप्शन है, नहीं है अभी? दूध का धुला कोई नहीं है। तो सर आप फ्यूचर में राजनीति में आना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं आना चाहेंगे। हमारे टाइम में कहा जाता था ये लड़का बहुत आवारा है क्योंकि ये चाय पीता है, उपन्यास पढ़ता है। आज अगर बच्चा सिर्फ चाय पिए, उपन्यास पढ़े तो पूजा जाएगा कि देवता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और आप सभी का चैनल पे बहुत स्वागत है। आज मैं जिनके साथ हूँ उनको अगर मैं परिचय दूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरा दिन खत्म हो जाएगा, बट उनका परिचय खत्म नहीं होगा। सर इतने, मैं आपको क्या ही बोलूँ। मैं आज मिस्टर विक्रम सिंह सर के साथ हूँ। थैंक यू प्रिया बेटा, थैंक यू। सर 1974 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। सर डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के। सर का लिम्का बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज है मोस्ट डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर के रूप में। सर को राष्ट्रपति से अवार्ड मिला है, काफ़ी कुछ है। बट सर मैं आपसे अब डायरेक्ट बात करूंगी क्योंकि सर के पास समय भी कम है। तो सर सबसे पहला जो मेरा सवाल है, आप यूपी में रहे हैं और यूपी के आप डीजीपी रहे हैं। यूपी में अभी तो योगी सरकार की वजह से काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलता है पुलिस और प्रशासन व्यवस्था में, बट आपको क्या लगता है कि योगी सरकार के पहले यूपी की पुलिस व्यवस्था कैसी थी? आपके सवाल में ही आपका उत्तर निहित है। मैंने यूपी को बड़े दौर से देखा है, यूपी का रहने वाला हूं। मैंने वो भी युग देखा है कि जब बच्चा था तब भी, जब युवा था तब भी, जब सेवा में आया तब भी। अगर मैं बात करूं जब मैं युवा था तब हेमवती नंदन बहुगुणा जी की सरकार थी। उसके पहले अगर हम बात करें तो लोग बताते हैं, मुझे तो याद नहीं, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर संपूर्णानंद, सीबी गुप्ता, ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री थे। सीबी गुप्ता जी के बारे में बताया जाता था कि वो रोज टिफिन उनका घर से आता था और वो दरवाजा बंद करके जलपान करते थे, खाना खाते थे। तो उन लोगों ने कहा कि देखें मुख्यमंत्री जी खाते क्या है। तो अगले दिन जब टिफिन आया, खोला तो लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी हम देखना चाहते हैं क्या तरमाल आप बंद करना चाहते हैं, बंद करके खाते हैं। उनका बस शर्त यह है कि खाना पड़ेगा, फिर ये न कहते कि आज व्रत है, पेट खराब है जी। जब गुप्ता जी ने टिफिन खोला तो मुख्यमंत्री का खाना था बासी रोटी और बैगन का भरता। ये उनका नियम था, जो सबसे सस्ती सब्जी होगी और रात की अगर रोटी होगी तो वही सुबह चूल्हा इसलिए जलाएंगे, उसमें ईंधन खर्च होता है। ये मुख्यमंत्री की जो तपस्या थी। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में बताते थे, किसी ने कहा था एक फ़ोन डीएम को कर दें, मेरा काम हो जाएगा, तुम कल आना। अगले दिन जब वो गया तो उन्होंने फ़ोन कर दिया, काम हो गया। कहा कि मुख्यमंत्री जी ये फ़ोन आप कल भी कर सकते थे। उनका नहीं, आज संडे है, 50% रेट है फ़ोन का, तो सरकार के 50 पैसे बचा दिए। अब आज जो युग है, लाखों करोड़ों फूंक देते बिना सोचे कि जनता की गाड़ी कमाई हम फूंक रहे हैं। क्राइम तो छोड़ दीजिए, संपूर्णानंद जी के बड़े भाई शिक्षक थे जी। वो किसी छेड़खानी के मामले में आए तो उन्होंने कहा कि भैया देख लेना। उनका मैं देख लूंगा। वो दफ्तर गए, उन्होंने बड़े भाई को बर्खास्त कर दिया। उनके तुमसे कहा था देख लेना, उनके बड़े भैया मुकदमा लिखा करके जेल ही नहीं भेजा। और आज आप देख लें कि जितने बाहुबली हैं सब आपके खास हैं, सब आपके युवा हृदय सम्राट है, आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं।
और उसके पहले एक मुख्यमंत्री थे जो कि माफिया के कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं, वो भी आपने सीन देखा होगा जी। उनका एक जुमला सुन ले जो कि अब जग प्रसिद्ध हो गया है, लड़के हैं लड़कों से गलती गलतियां हो जाती है। जी जी। तो वही कहते डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, जहां पर माफी का खाना नहीं होना चाहिए था, जहां पे आपको कहना चाहिए था रगेद दो, योगी जी ने क्या कहा, मिट्टी में मिला दूंगा। जी। लोगों ने बड़ी आलोचना की, क्या मुख्यमंत्री को संवैधानिक पदों पर रहते हुए ऐसी बातें नहीं की तो कैसी बातें करनी चाहिए थी? क्या आरती का थाल लेके जाना चाहिए था या उनका नागरिक अभिनंदन होना चाहिए था? जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, देश की पीड़ित जनता उसका सर्वत्र उसकी प्रशंसा है, सर्वत्र लोग उसका गुणगान कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक छोटा सा तबका है कि नहीं नहीं संवैधानिक पदों पर बैठे हुए, तो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को यह कहना चाहिए लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है। और जो अंग्रेजी में कहावत है कंपैरिजन शुड बी बिटवीन कंपैरेबल्स, योगी जी का किसी से मुकाबला नहीं है। और एक लाइन में मैं समझाता हूं क्यों। योगी जी किसी से लाभान्वित नहीं हुए, किसी बाहुबली से उन्होंने आधी प्याली चाय या आधा गिलास दूध नहीं लिया है। और इसके पहले के बारे में अगर कहा जाए तो मैं होशियार को संकेत पर्याप्त है, आप कुछ समझ सकते हैं कौन कितना लाभान्वित हुआ है। जी। बट सर जैसे आपने बोला कि उसके पहले व्यवस्था कुछ और थी, अब काफी बदल गई है, बट आपने देखा जैसे दंगे बहुत होते थे पहले यूपी में, अब वो दंगे देखने को नहीं मिलते हैं। तो आपको लगता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं, जैसे पुलिस स्टेट का सब्जेक्ट है बोलते हैं, तो पुलिस जो है, अगर कई बार मैंने सुना है लोग कहते हैं अगर सेंटर को पावर दे दी जाए तो जो स्टेट्स में प्रॉब्लम चलती हैं पुलिस को लेके, सारी पुलिस अगर सेंटर गवर्न करे तो कहीं ना कहीं वो व्यवस्था ज्यादा सुचारू रूप से चलेगी। आपको ऐसा लगता है? वर्तमान में जैसे कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे बिहार है, उसके बाद बंगाल है जी। और कुछ ऐसे जहां पे बताते हैं कि शासन और रूल ऑफ लॉ नहीं चल रहा है, तो ये तभी कहते हैं कि सेंट्रल रूल लागू किया जाए, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए इसको। तो इसीलिए कहते हैं कि पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई जरूर होगी। यूपी में आपने दंगों की बात की है। जी जी। अगर आपको ये कहा जाए दंगाइयों के प्रति अगर कोई उदार दृष्टिकोण दिखा रहा है, दंगाइयों के प्रति कठोर नीति नहीं अपनाई जा रही है, कठोर नीति छोड़ी जो नीति होनी चाहिए वो भी नहीं हो रही है, एफआईआर नहीं हो रही है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कुर्की नहीं हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है, तो संकेत प्रिया क्या जा रहा है, दंगे करो और अपनी राजनीति चमकाओ और तुम्हारा कुछ नहीं होगा। दंगे पे दंगे तो होंगे ही। और अगर कोई मुख्यमंत्री कहता मिट्टी में मिला दूंगा, तो दंगाई भी 1000 बार सोचेगा दंगा करने से पहले। जब तक कि उसमें आत्महत्या की प्रवृत्ति नहीं होगी तो दंगे की सोचेगा नहीं। सर जैसे यूपी पुलिस के पास एसएसटीएफ है जो कि बेस्ट है, बाकी स्टेट्स में ये नहीं देखने को मिलता है, तो क्या ये विल की कमी है कि ट्रेनिंग की कमी है? विल की कमी है। कुछ स्टेट्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है। आपके आंध्र प्रदेश ने ग्रे हाउंड बनाया चरमपंथियों, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, नक्सल पंथियों के खिलाफ। कई जगह कोबरास दस्ते बनाए गए, ग्रे हाउंड्स तो मैंने बताया ही आपको। लेकिन यूपी एसटीएफ बनी है और मैं उसका पहला आईजी था। उसके गठन में, क्रिएशन में, ट्रेनिंग में मैं करीब 4 साल आईजी एसटीएफ था और कई राज्यों में मैंने उसको स्टैब्लिश किया। लेकिन यही आप पूछ सकती हैं कि आखिर 6 ही राज्यों ने क्यों स्टैब्लिश किया, बाकी ने क्यों नहीं? जी। आपके अंदर अगर आप माफिया से, बाहुबलियों से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं तो आप उनके क्रियाक्रम में योगदान करेंगे, और अगर आप माफिया से लाभान्वित हो रहे हैं तो आप उनकी लंबी आयु के लिए आप अनुष्ठान करवाएंगे, और जहां से भी माफिया को खतरा होगा आप उस खतरे को समाप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो पहले तो ये तय हो जाना चाहिए आप माफिया को, अपराधियों को समाप्त करने के प्रति गंभीर हैं या लाभान्वित हो रहे हैं। और अगर लाभान्वित हो रहे हैं तो शायद आपके लिए एसटीएफ नहीं बनी है। फिर एसटीएफ के लिए आपको अगर अपना विल पावर है तो बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है। सर बाकी एक जो ये एक सवाल है, ये मैं पर्सनली भी बहुत टाइम से बात देख रही थी, सोच रही थी कि यूपी का जो बॉर्डर है, हम जैसे गोरखपुर उधर साइड से देखते हैं, हम नेपाल से शेयर करते हैं और नेपाल को आईएसआई का हब भी बोलते हैं, या फिर यूपी बिहार में जितने भी क्रिमिनल्स है वो क्राइम करके भाग जाते हैं। तो पुलिस सक्षम नहीं है कि क्या समस्या है? मतलब यूपी पुलिस इस बारे में कुछ कर क्यों नहीं पाती? एक लुंज पुंज व्यवस्था। जी। यूपी नेपाल और इंडो नेपाल बॉर्डर बड़ा संवेदनशील है, जो कि आपने सही कहा प्रिया। क्यों? वहां पर एक अननेचुरल डेमोग्राफिक यानी जनसंख्या का परिवर्तन हुआ। मदरसे पे मदरसे, उनके पूजा स्थल बनते चले गए, एक के बाद एक। क्या जरूरी नहीं था? आज आप एक मंदिर बना के कहीं देखिए, तुरंत पुलिस और थाने वाले आ जाएं, कहेंगे कि किस नियम से हमें अब अनुमति, जिलाधिकारी की अनुमति दिखाइए। लेकिन इनके पूरे इंडो नेपाल पे मदरसे बन गए, इंडो नेपाल पे मस्जिदें बन गई,
पाकिस्तान की आईएसआई ने इनकी फंडिंग की, मिडिल ईस्ट के पैसे से ये बन गए। और यही नहीं, जैसे हमारा आपका स्टेट बैंक है, पाकिस्तान का हबीब बैंक है उतना ही बड़ा। हबीब बैंक और नेपाल के राष्ट्रीय बैंक ने मिलकर एक तीसरा बैंक तैयार किया, हिमालयन बैंक। जी। हिमालयन बैंक की शाखाएं पूरी इंडो नेपाल बॉर्डर पे खुली हुई हैं। इनका काम क्या है? पाकिस्तान में छपने वाले भारतीय मुद्रा जो नकली छप रही है, हिमालयन बैंक के जरिए भारत में प्रवेश कराना और 100 का नोट यानी 40 में बेच देना, इस तरह की करेंसी में। और ये मदरसे और ये जो नए पूजा स्थल खड़े हुए हैं वहां पे लाके इलीगल रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों को बसाना। बट सर, लेकिन जैसे आप बोले तो अभी सेंट्रल में भी मोदी जी की गवर्नमेंट है और स्टेट में भी योगी जी की गवर्नमेंट है, दोनों बीजेपी की गवर्नमेंट है। जब इतना पावरफुल है वहां पर व्यवस्था, तो फिर क्यों सक्षम नहीं है? अभी भी वो बैंक्स चल रहे हैं, आप जैसे बता रहे सब होती है, क्यों हो पा नहीं, स्केल ऑफ 1 to 10 ये तो बीमारी का हाल है ना। तब अगर बीमारी थी आपकी 100 में 98 नंबर, तो आज 100 में 10 नंबर है। नोटबंदी मोदी जी ने करा दी, आपकी वहां पे निगरानी बढ़ गई है, आज वहां पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, आज वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स गार्ड कर रही है। लेकिन ये तो यूपी की बात है, पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर है वो तो ऐसे ही खुला हुआ है और अभी भी जितने चरमपंथी आते हैं। और यहाँ की बात तो छोड़ दीजिए, ये नई नई स्ट्रेटेजी आ जाती है। आपने देखा कुंभ के पहले जी यूपी के 3 मदरसों में नकली नोट छांटने का ये उपक्रम शुरू हुआ। क्यों? वजह क्या थी कि कुंभ मेले में 500 करोड़ रुपए नकली झोंक दो और इतने पैसे पैदा कर लो कि 250-300 करोड़ रुपए तुम पैदा कर लोगे उससे, और वही 250-300 करोड़ रुपए फिर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करो, तुम जिहादी तैयार करो, हथियार उनको दो। तो ये प्रिया इनकी कार्य योजना थी भयानक। ये तो अच्छा हुआ कि सब पकड़ गए। सर, जैसे एक सवाल मेरा ये भी, जैसे आप यूपी के बारे में हम बात कर रहे हैं आपसे, तो यूपी में पहले बोलते थे माफिया राज था, जैसे मुख्तार अंसारी थे, विकास दुबे जैसे, ये सब। तो उस समय ये जितने भी क्रिमिनल्स हैं, ये चुनाव भी लड़ते थे, जीतते भी थे, इनके ऊपर प्रक्रियाएं भी चल रही थी, कानूनी कार्रवाई चल रही थी, फिर खुलेआम घूमते थे। इस पे आपको क्या कहना है कि पुलिस जब किसी न किसी, एक तो स्टेट का सब्जेक्ट है, जब वो कोई सरकार आती है तो वो अपने हिसाब से पुलिस को चलाती है, क्या पुलिस के अंदर एक ऑटोनोमस सिचुएशन नहीं होनी चाहिए जिसमें उसको आजादी हो खुद से कुछ निर्णय लेने का, या वो सेंट्रल गवर्नमेंट से गुहार लगा पाए, कुछ कर पाए? आपके सवाल के 2 पक्ष है। पहली चीज कि नेता जुर्म करता है, अपराध पंजीकृत हो जाता है। लेकिन यही बात अगर अंग्रेजों ने जो बनाई थी हमारे यहाँ, कि अगर चपरासी भी है, सरकारी चपरासी जी, और IAS IPS अफसर भी है, अगर उसके खिलाफ कोई FIR हो गई या 24 घंटे जेल में रह लिया, तो पहले वो निलंबित होगा। और अगर FIR हो गई है और जब तक कि वो जुर्म का या तो माफी हो जाए या एक्विटल हो जाए ऑनरेबल, तब तक वो नौकरी नहीं कर सकता है। नेताओं का बिल्कुल उल्टा हिसाब है। वो जब तक छाती पे मूंग धलेंगे, जब तक कि उनका मुकदमा चलेगा, जब तक मुकदमे में लोअर कोर्ट से सजा भी हो गई तो हाई कोर्ट में अपील, फिर सुप्रीम कोर्ट में, और राष्ट्रपति से उनको माफीनामा न मिल जाए, तो 30-35 साल का नुस्खा उन्होंने अपने लिए बना रखा है। अगर जो व्यक्ति चपरासी के लिए अयोग्य है, वो हमारा आपका भाग्य निर्धाता और लॉ मेकर कैसे हो सकता है? ये तो निर्णय देश को करना है कि जो नॉर्म्स आपने सरकारी नौकरों के लिए किए हैं, चपरासी के लिए किए हैं, वो नेताओं के लिए, वो आपने इतने शिथिल नियम आपने अपने नेताओं के लिए बनाए, बल्कि उनके तो और शिथिल होने चाहिए, उनके और स्ट्रिक्ट होने चाहिए, शिथिल नहीं और कड़े होने चाहिए। बट जैसे ऐसा यूपी बिहार में देखते हैं कि जैसे जहाँ पे जितनी अशिक्षा होती है, जैसे छोटे मोटे चुनाव होते हैं, पंचायत के हो रहे हैं या फिर मान लीजिए MLA के भी हो रहे हैं, तो लोग आपस अपने में से किसी को चुन के भेजना चाहते हैं। अब वो अगर बहुत पढ़ा लिखा और सूट बूट वाला और बहुत अच्छा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बात करेगा तो लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे को ऐसा पर्सनल लगता है कि जितने भी नेता छोटे स्तरों पे चुन के आते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी ही भाषा बोलते हैं, इसलिए वो उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। आपको लगता है कि नेताओं के लिए कोई नॉर्म्स सेट कर देना चाहिए कि आप भले जितने भी अपनापन फील करा रहे हो, लेकिन यू हैव टू हैव सम बेसिक एजुकेशन स्ट्रक्चर, और आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए? आपको लगता है ऐसा कुछ? बिल्कुल यही होना चाहिए, बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, नो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स। क्रिमिनल एंटीसीडेंट ये नहीं कि IAS IPS के तो अयोग्य हो जाते हैं, PCS PP अयोग्य हो जाते हैं। वहां पर अगर FIR हो गई, आप भले ही दोष मुक्त हो जाएं, लेकिन आप वो सर्विस में नहीं जा सकते हैं। आप आ ही सकते हैं, वही नॉर्म्स आप MLA MPs के लिए कर लीजिए, उनके लिए कि 7 खून करने के बाद भी आप जो है मिनिस्टर हो सकते हैं। यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सबसे महत्वपूर्ण पदों पे वो भी जा सकते हैं जिनको सरकार चपरासी नहीं बनाएगी। अच्छा सर, आप
आप यूपी पुलिस में थे, आपने तो जैसे एसएसबी वगैरह सीआईडी इन सबके साथ जॉइंट चलता है ना, जॉइंट ऑपरेशंस बहुत की हैं। तो बहुत सर आप उनके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि जनता जो मेरी जो ऑडियंस है ना, वो अभी मैंने एक एडीजी साहब थे बीएसएफ के, उनका किया था, तो उनकी वीडियोस काफी अच्छी चली, लोग बड़ा इंटरेस्टेड है वो सुनने में, तो आपसे भी लोग देखिए कितने भी ऑपरेशंस हो, पैरामिलिट्री का बड़ा हमारे साथ कॉम्बिनेशन रहता है। जी। और जैसे नक्सल ऑपरेशंस भी हो यूपी में, आपको मालूम है 5 जिलों में मेरे दौरान कार्यकाल दौरान 5 जिलों में नक्सल प्रभावित थे। कौन से? जी। मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, 3 तो यही थे। इसके अलावा गाजीपुर और बलिया आंशिक रूप से। लेकिन ये संतोष का विषय कि वो सब समाप्त हो गए। लेकिन जब 10 युद्ध उन्मूलन चलता था तो हमने बीएसएफ और सीआरपीएफ के साथ कॉम्बिंग और ऑपरेशंस किए हैं। तो उनकी स्ट्रैटेजी, उनका फील्ड क्राफ्ट, उनका प्रशिक्षण और उनकी गुणवत्ता, उनका अनुशासन बहुत उच्च कोटि का रहता है, बहुत प्रशिक्षित रहता है और बड़ा मज़ा आता था उनके साथ ऑपरेशंस करने में। और हम लोग जो तय करते थे, बड़ा टीम वर्क रहता था, एक ही सिक्के के 2 पहलू रहते थे। और कुछ हम लोगों के जैसे हम लोगों को मैं तो कहने कोई गुरेज नहीं है, सिविल पुलिस तो सिविल पुलिस ही है, क्योंकि उसके पास तो 1000 काम है, इन्वेस्टिगेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, क्राइम कंट्रोल है। पैरामिलिट्री का काम कुछ नहीं, ऑपरेशंस, कसरत, पीटी, परेड। तो उनकी गुणवत्ता वो, तो उनके साथ चलना भी एक बहुत बड़ी खूबी थी। लेकिन कहने में कोई कमी नहीं कि हमारे कई ऑफिसर्स, उन्होंने भी कमांडो कोर्स किया है, वो भी राइफल अपने कंधे पे ले करके और पिट्ठू ले करके वो भी उनके साथ 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर आ जा सकते थे। लाइन पोजीशन से लेकर रात की फायरिंग कर सकते थे और उनके बराबर और उनसे अच्छी भी कर सकते थे। लेकिन मैं कहूँगा कि मुझे गर्व है, भारत को भी गर्व होना चाहिए अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को, विशेषकर सीआरपीएफ, एसएसबी जो हमारी लगी हुई है, सीमा सुरक्षा बल लगी हुई है, और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की, ये अनआर्म्ड कॉम्बैट वगैरह के हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स थे, वो हमारा खासकर अनआर्म्ड कॉम्बैट का जो इंस्ट्रक्टर था वो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, उनके हवलदार पान सिंह थे। और फिर वो मुरव्वत नहीं करते थे कि आइए साहब, ये पहले भी साहब, आइए साहब, जय हिंद साहब, और उसके बाद मैट लगी हुई ये उठा करके पटक दिया, उठिए साहब। जब साहब उठे, सर दिन में तारे दिखाई पड़ रहे हैं, उसके बाद उसने 3 घूंसे मारे पेट में, साहब होश है आपको साहब? तो साहब बहुत टफ है। उसके बाद उसने लिया फायरमैन्स लिफ्ट, उठा करके कंधे पे कंधे उठा के फिर दोबारा पटका, साहब कल आएंगे हम, अब कल आएंगे, कल हम आपको सिखाएंगे, सूबेदार पान सिंह साहब थोड़ा बहुत सीख करके आएंगे। मुझे कम से कम 15 दिन लगे सूबेदार से पान सिंह साहब, भगवान, पुरानी बात कह रहा हूँ, जहाँ कहीं भी हो सुखी रहे, बड़ी इज्जत करता हूँ। हमारे इंस्ट्रक्टर जो होता है उसका बड़ा ऊंचा ओहदा होता है, गुरु होता है। उसके बाद हमने कहा कि उसने यही कहा कि एक ही व्यक्ति होता है संसार में जो दूसरे की ज्यादा तरक्की देखे खुश होता है, एक आपके माता पिता और एक मैं। आज आप मैं देख रहा हूँ कि आप मुझसे भी ज्यादा अच्छे हो गए। सर जैसे अभी आपने बोला कि ईस्टर्न यूपी में नक्सलाइट्स की प्रॉब्लम थी 5 जिलों में, और अभी आपको अभी क्या लगता है कि अब नक्सलिज्म है? खत्म बिल्कुल ही नहीं है, पूरी तरीके से उन्मूलन। वहां पर इंडिया रिजर्व बटालियन बना लिए गए, स्ट्राग बना दिए गए, मोबाइल टावर बना दिए गए। वरना वहां पे तो वो आलम था कि एक तो डकैती, कत्ल, और उसके बाद पत्रिका छाप रहे, CPI-ML अपडेट उनकी वेबसाइट है, और उस पे लिखते हैं कि सब भवानीपुर कांड। भवानीपुर में ये हुआ था कि नक्सलियों ने 13 नक्सली मार दिए गए थे एनकाउंटर में जी। तो उन्होंने कहा कि जब हमारा शासन होगा तो हम मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी को जी और विक्रम सिंह को चौराहे पे खड़ा करके उनको निपटाएंगे, क्योंकि 13 नक्सली मार दिए गए थे एनकाउंटर में। तो सोचते वो नहीं, फर्जी एनकाउंटर था, उनको बेगुनाहों को मारा गया। बेगुनाह थे तो तुम बदला क्यों लोगे? बदला तुम ले, इसका मतलब कि तुम्हारे असली हार्डकोर क्रिमिनल मारे गए थे, हथियार असली थे। और ये इनको जिस तरीके से इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ था कुप्रशासन के चलते, विकास के न होने से, व्यवसाय और छोड़ दीजिए बेरोजगारी, उसके कारण इस तमाम, जब ये चीजें खत्म हो गई, स्वयंसेवी संगठनों ने वहां जाकर के अपनी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कर दी, और वहां पर जो हमारे ट्राइबल भाई बहन थे उनको पैरामिलिट्री में दिया मौका, तो समस्या अपने आप खत्म हो गई। लेकिन सर जैसे नक्सलाइट हैं तो आतंकवादियों से तो बहुत अलग होते हैं। जैसे आतंकवादी तो दूसरे देश के आके आतंक मचा रहे हैं, नक्सलाइट बोलते हैं कि हमारे देश के ही सिटीजन्स हैं जो कि कहीं ना कहीं सरकार से गुस्सा हो गए, रूठ गए हैं, इसलिए वो ये सब काम कर रहे हैं। आप नक्सलाइट्स को कैसे देखते हैं? आप उनको आतंकवादी की तरह देखते हैं या फिर आप सोचते हैं कि उनके साथ गलत हुआ है? पूरी तरीके से आतंकवादी
और उनकी सोच केवल ये नहीं है कि उनको अंदर आक्रोश है, बहुत बड़ा व्यवसाय भी था ये। आप बताइए कि आप तो इतनी प्रबुद्ध हैं, ये बताइए कितना उनका कलेक्शन साल का नक्सलाइट्स का होता है, कोई अंदाज है आपको? 2000 करोड़, जो कि मल्टीनेशनल का भी कलेक्शन नहीं होगा, वो नक्सलाइट्स का कलेक्शन होता था। ये सही था कि जहां पे ट्राइबल हो, जहां पर सीमा हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो या इंटरस्टेट हो, और जहां पर मिनरल्स बहुत हो, वहीं पर नक्सल क्यों पनपते हैं? वहां इसीलिए पनपते हैं कि वहां फैक्ट्रीज होती हैं, उनसे धन उड़ाना होता है, भागने के रास्ते खुल जाते हैं, और लोगों को उनके टेरराइज करने के तरीके थे। वो माओ त्से के हिसाब से चलते थे कि रेवोल्यूशन बिगिंस फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, कि क्रांति की शुरुआत बंदूक की नाल से शुरू होती है। और वो कहते थे कि किसी का सर काट देंगे, कहते हम अगर किसी की पुलिस की मुखबिरी की तो हम उसको 6 इंच छोटा कर देंगे। 6 इंच छोटा कैसे कर देंगे? गणासे से गला काट देंगे और उसी के खून से चेतावनी लिख देंगे कि मान लीजिए सोहन लाल पुलिस का मुखबिर था, उसको हमने 6 इंच छोटा कर दिया, और उसके खून से ये हम पोस्टर इसीलिए बना रहे हैं कि कोई दोबारा दुस्साहस न करे। ओके सर, लेकिन सर जैसे आप यूपी पुलिस की बात करें, अभी जैसे आजकल बहुत एनकाउंटर्स की बात हो रही है, विकास दुबे जी का हुआ, और भी बहुत सारे, जी तो क्या ही, विकास दुबे का हुआ, और बहुत, तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर ये आरोप लगता है कि अपनी मनमानी चल रही है योगी सरकार में, पुलिस किसी को भी गोली मार दे रही है, एनकाउंटर कर दे रही है। आप कैसे देखते हैं इस चीज को? हाँ, तो विकास, तो जो लोग कह रहे हैं, जरा एक शब्द जो डिप्टी एसपी के लिए कह दिए थे, जिसके उसने न सिर्फ हत्या की बल्कि उसके पैर काट दिए, बल्कि पुलिस वालों की हत्या कर दी, उसके ऊपर भी हमारा कोई नेता, मुझे सख्त आपत्ति है, ये तथाकथित, मैं इनको नेता नहीं कहता हूं, मैं इनको अवसरवादी कहता हूं, जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो बातें कहते हैं जो कि राष्ट्र और कानून विरोधी है। विकास दुबे बहुत बड़ा बाहुबली हत्यारा था। अब उसको उसकी जाति को लेकर के या तमाम चीजों को लेकर के जो आप राजनीति कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल ही अनुचित है। पुलिस वालों ने, अगर पुलिस ने कोई इनकाउंटर किया है तो कोर्ट भी तो है, जुडिशियल कमीशन बना था, कह तो दिया कि ये आरोप लगाया गया सब फर्जी है, बिल्कुल सही इनकाउंटर था। और इनकाउंटर किसमें होता है? कानून की आत्मरक्षा की परिधि के अंदर, धारा 96 से 104 जो आईपीसी की थी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, उसके अंतर्गत अपनी या किसी अन्य की जान बचाने के उद्देश्य से अगर बल प्रयोग किया जाता है, न्यूनतम बल प्रयोग किया जाता है, तो वो स्वीकार है, कानून इसकी अनुमति देता है। आपको ज्यादा शिकायत हो तो मर्डर का मुकदमा लिखाना थे पुलिस वालों के खिलाफ, लेकिन वो आप लिखाएंगे नहीं। राजनीति अपना चूरन बोझने वाले भोंपू लगा करके आप चिल्लाएंगे चौराहे पे जाकर के। आपने अगर दम हो तो लिखा दीजिए मुकदमा, जो कि आपका अधिकार है। अगर आप समझते हैं कि आपकी बात में तार्किक बल है तो मुकदमा लिखा दीजिए पुलिस वालों के खिलाफ। सर, यूपी जो है कम्युनली सेंसिटिव स्टेट है, 1992 में भी हमने देखा। अभी जैसे सहारनपुर में एक जगह है देवबंद, वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी बहुत कम्युनल टेंशन देखने को मिलती है। आप कैसे देखते हैं यूपी पुलिस कैसे उस चीज़ को मैनेज करती है जहाँ पर इतना एक्सट्रीम पे कम्युनलिज्म हो, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी तनाव होते हैं? ये एक मौलिक उत्तरदायित्व है पुलिस और प्रशासन का कि सांप्रदायिक स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, और इसको करने के लिए बड़े प्रयास करने पड़ते हैं। और प्रयास करने में आपने देखा होगा कि शांति समितियों का गठन, सौहार्द समितियों का गठन, और हर संप्रदाय के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनकी बैठक हर महीने होती है कि क्या किसी वर्ग को कोई शिकायत है शासन प्रशासन से, दूसरे संप्रदाय से, अगर है उसको दूर कर देते हैं। ये तो हुई आपकी प्रोएक्टिव कम्युनिटी पुलिसिंग। जी, कम्युनिटी पुलिसिंग के साथ साथ आपको उनके ऊपर निगरानी रखनी पड़ती है। हर थाने में हिंदुस्तान के 6 रजिस्टर होते हैं: सांप्रदायिक सूचना रजिस्टर, सांप्रदायिक गुंडा रजिस्टर, त्योहार रजिस्टर, अपराध रजिस्टर, थानाध्यक्ष गोपनीय डायरी, और इसके अलावा एक और होता है कि बीट इंफॉर्मेशन रजिस्टर। किसी भी प्रकार की कोई सांप्रदायिक सूचना, किसी भी प्रकार के कोई सांप्रदायिक घटना या सांप्रदायिकता को उत्प्रोत होता है तो इसको किया जाता है। और कोई भी त्योहार, कोई घटना होती है तो इसमें जो डेटा होता है उसके आधार पर लोगों को पहले किया जाता है नजरबंद। अच्छा। जैसे होली हो रही है, मालूम पड़ा होली में बन्ने, भोनू, कल्लू, मुन्ने, इन्होंने गड़बड़ किया था, पहले चलो कल्लू, भोनू, मुन्नू, पप्पू, तुम चलो पहले अंदर चलो। उनके साथ जुर्म किया, इनका जुर्म नहीं, जब होली निकल जाए तब बाहर आना। उनके घर की तलाशी हुई कि तुम पिछली बार 2 साल पहले चाकूबाजी में या कट्टा पकड़ा गया था, जिसको कहते हैं प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन हमने कर लिया। फिर जहां जहां समस्या हुई थी, आप देखिए कितना अच्छा हमारा व्यवस्था रहती है कि यहाँ पर मान लीजिए कि नालबंद चौराहे पर थी, या मान लीजिए यहाँ कटरा चौराहे पर थी, यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो बेनी राव तिराहा है,
यहाँ पे पथरा हुआ था, वहाँ के छतों पर ड्यूटी, वहाँ नगर पे ड्यूटी, जुलूस के आगे ड्यूटी, जुलूस के पीछे ड्यूटी, सादे कपड़ों में ड्यूटी, जहाँ घुड़सवार पुलिस लगा करे। और आपने पहले ही गुल्लू, पप्पू, मुन्ना, सुज्जू सबको पहले ही नजरबंद कर दिया था। तो अगर नए कोई कलाकार उभर रहे हैं तो उनका इलाज करने के लिए भी पुलिस के पास LIU होती है। और थानाध्यक्ष गोपनीय डायरी में इसका आलेख होता है कि ये जो है संदिग्ध हैं और ये नेता इनकी मदद करते हैं, यहाँ से फंडिंग आती है। बट सर जैसे आपने बोला प्रिवेंटिव, जैसे संविधान में भी पढ़ते कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की व्यवस्था है, उसमें शायद 3 महीने तक 3 महीने के बाद आपको जज के सामने पेश करना ही पड़ेगा। वो तो आपने NSA की बात की, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, वो तो बड़ा केस है, वो बड़ा केस है। लेकिन तो ये प्रिवेंटिव आप जैसे बता रही है एक मेजरमेंट है, तो कहीं ना कहीं पुलिस उसको मनमानी की तरह नहीं यूज कर सकती कि किसी ने कुछ किया ही नहीं है और वो मजिस्ट्रेट के सामने जाता, पेश होता है, और कौन सा ये है किसी सरकार का दबाव आ गया, किसी ने कह दिया, तो पुलिस अगर अपनी, इस तो मनमानी भी तो हो सकती है कि आप बिना किसी जुर्म के किसी को मनमानी क्यों करेगा? मनमानी क्यों करेगा? जिसका रिकॉर्ड होगा त्योहार इससे मनमानी से लिखा है। आज से 5 साल पहले तो मैं था ही नहीं इस थाने में। ये पप्पू, गुल्लू, मुन्ना, सुज्जू अगर इनके नाम है, मैंने तो नहीं लिखे हैं। नहीं, ये सर मैं एक इन्फॉर्मेशन क्योंकि बहुत सारे लोगों को मुझे खुद ही नहीं पता, मैं सर से सीख रही हूँ कि सर अगर किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो फिर भी पुलिस उसको अपने हिसाब से लेके जा सकती है। मैंने एक रजिस्टर का नाम था बीट इन्फॉर्मेशन रजिस्टर जी। बीट सूचना रजिस्टर में ये होता है कि आपका मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन 3 लोग कहेंगे साहब ये उभरते हुए कलाकार हैं, इनके घर में अवांछनीय लोग आ रहे हैं और इनके यहाँ हमने देखा चाकूबाजी और रात को बंदूक चलने की आवाजें आती हैं। तो उसकी वजह से चलिए श्रीमान जी, जिसको चलिए श्रीमान जी से कुछ शोभा बढ़ाइए जेल की। तो उसके बाद सर प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर ये होता है कि जब त्योहार होता है, पहले तो मजिस्ट्रेट सामने आपको 24 घंटे तक, तो पहले 24 घंटे निरुद्ध हो गए, और उसके बाद 3-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन जब त्योहार निकल जाता है तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। अगर त्योहार शांतिपूर्ण निकल गया तो कहते साहब इनको भी छोड़ दिया, हमारा बन्नू, सुज्जू, गुड्डू, पप्पू से कोई मतलब नहीं। और अगर नहीं भी था तो कहते हैं कि साहब इनके बारे में ये सूचना मिली है और तथ्यात्मक सूचना है कि नाजायज हथियारों की खरीद फरोख्त करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं। तो फिर अब आपने 3 महीने बाद की फिर इलाज की ग्रेडिंग होती है। जब जैसे घर में किसी को छोटी चोट लग जाता है तो कहता है लाल दवा लगा। अच्छा, तो लाल दवा से ज्यादा है कि मतलब वो टाँके लगेंगे, भाई पड़ोस की डिस्पेंसरी PSC में चले जाओ। लेकिन मालूम पड़ा कि अंगूठा ही अलग हो गया तो भाई मेडिकल कॉलेज ले जाओ। मालूम पड़ा हाथी कट गया तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ले जाओ। तो च्यवनप्राश से शुरू हो करके होम्योपैथिक तक, होम्योपैथी से ले जा करके सर्जरी के बाद बाईपास सर्जरी, हर चीज का इलाज है। अब ये तो मरीज के ऊपर डिपेंड करता है इसका इलाज कैसा होता है। जी, जैसा गंभीर रोग होगा वैसा इलाज होगा। जी सर। सर एक सवाल मुझे आपसे पूछना है कि आप अपने जीवन में तो आप एज IPS इतने डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर भी रहे, आपकी लाइफ की 1-2 जो इंसिडेंट आपको लगा हो जो आप लोगों से शेयर करना चाहते हो, कोई आपने ऐसा ऑपरेशन किया हो, किसी को पकड़ा हो, जो आपकी लाइफ की ऐसी कोई चुनौती हो जैसे आपको लगा हो कि अरे ये मैं कैसे हैंडल करूं? मेरी पूरा करियर ही चुनौतीपूर्ण रहा है। जी। क्योंकि पीसफुल पोस्टिंग मुझे कभी मिली नहीं। अब वो ईश्वर की बड़ी कृपा थी कि हर चुनौती, चाहे एंटी डेकोइटी, एंटी टेररिस्ट, कम्युनली सेंसिटिव, पंजाब एजिटेशन, पंजाब टेररिज्म, और उसके बाद ये जो आपका जिहादी कार्यक्रम शुरू हुआ STF ATS के जरिए पाकिस्तान के ISI को निष्क्रिय करना, चुनौती आई। लेकिन लोगों को शौक होते हैं, जैसे कई लोगों को शौक है मुझे खाना बड़ा अच्छा लगता है, कई लोगों को अच्छा लगता है कि जैसे मुझे कपड़ों का बड़ा शौक है, कई लोगों को ये शौक होता है कि मुझे पिक्चरें बहुत देखनी है। जी सर। और कुछ लोगों का शौक ये होता है, जैसे आज किसी ने कहा कि हम लोग मरीना बीच टहलने गए थे, पुलिस वालों ने आकर के बताया कि आप मत जाइए, यहाँ आपको चाकू मार दिया जाएगा, आपका बटुआ छीन लिया जाएगा। ये पुलिस वालों ने बताया? ये पुलिस वालों ने बताया। तो उनका मुझे शर्म आती है ऐसे पुलिस वालों को, मुझे शर्म आती है ऐसे पुलिस वालों को। उनको तो मैं भेंट करूंगा अभी, कुछ जाके चूड़ी उड़ी भेज दें कि तुम्हारे ऐसे पुलिस वालों का अलंकरण यही है और तुम बिल्कुल 2 कौड़ी के पुलिस वाले बनस्पति कि तुम जाओ, एम्बुश लगाओ और जो कोई आता है उनको वही होना चाहिए एनकाउंटर, वही एनकाउंटर हो जाना चाहिए। और हमने कहा अगर मैं यहाँ का पुलिस कमिश्नर होता तो अगर किसी में आत्मघात करना तो बात अलग है, और अगर आत्मघात नहीं करना तो आप हिम्मत नहीं करते किसी की तरफ आंख उठा के देखने की। चुनौती ऐसी नहीं होती, मेरा एक शौक है, मुझे जिंदगी में कोई शौक नहीं, न खाने का, न पहनने का, न घूमने का, न टहलने। एक शौक है, बदमाश को निष्क्रिय कैसे कर दें। ये मेरा जिंदगी का आज भी शौक था, पहले भी था और आज भी यही है। तब एक्टिवली करता था, पैसिवली करता हूं, क्योंकि अगर मुझे उसको चूरन और तेल नहीं बेचना है, मुझे उसके प्राण लेने हैं, तो मुझे उसके बारे में ज्यादा जानकारी है।
मुझे ये नहीं मालूम किस फिल्म में कौन हीरो आया कौन हीरो, लेकिन ये मुझे मालूम है ये आज शेफ कहाँ बनवाएगा, ये किसकी गर्लफ्रेंड कहाँ रहती है, ये कहाँ बिरयानी खाने जाएगा, ये मुझे मालूम है। और मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ प्रेडिक्टिव पुलिसिंग में कि ये आज शाम को 8 बजे कहाँ रहेगा। और मेरा एम्बुश 99% नहीं 100% कामयाब रहा है आज तक। सो इम्प्रेसिव सर। सर से बात करके बहुत मजा आ रही है, बट पॉडकास्ट को थोड़ा खत्म भी करना था। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन तो बेसिक है सबसे, मतलब मैं पूछती हूँ लोगों से, जैसे आप तो यूपी में रहे हैं और यूपी में आपने बीजेपी की सरकार भी देखी, सपा की सरकार भी देखी, बसपा की भी सरकार देखी। पर्सनली आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रही है या कर रही थी? मैंने सब सरकारें देखी हैं, राजनीति मेरा विषय नहीं है जी। मैं ये कह दूं कोई दूध का धुला कोई नहीं है, ये भी मैं कह दूं, लेकिन उस दूध में कितना पानी है, उस दूध की क्वालिटी वेरी करती है। और आपने बिल्कुल सही कहा, सर्वश्रेष्ठ सरकार तो मैं वर्तमान को कहूंगा, क्योंकि बीजेपी सरकार केवल योगी जी की नहीं थी, इसके पहले भी बीजेपी कई आवरण में आ चुकी है। तो अगर बीजेपी को मुझे देना होगा तो अगर योगी जी की सरकार है तो मैं उसको, लेकिन मायावती जी की सरकार में भी कानून व्यवस्था अपनी है। मैं खुद लखनऊ से हूँ सर, मुझे बड़ा सेफ फील होता था उस टाइम पे। 3 सरकारें आप याद कीजिए, कल्याण सिंह जी 1991, नंबर 2 में नहीं 1990 कल्याण सिंह जी 1 जी, योगी जी आज, मायावती जी, आप इनको अगर कंपेयर करेंगे तो इनका 3 का किसी से कोई मुकाबला हो नहीं सकता है। बट कानून व्यवस्था की अगर हम बात कर रहे हैं, अभी तो हम देख रहे हैं कि काफी कड़ाई हो गई है, बट सपा सरकार में जैसे, अब अगर मैं पॉलिटिक्स में ज्यादा जाना नहीं चाहूंगी, बट उस समय भू माफिया बहुत ज्यादा एक्टिवेट थे, और बसपा सरकार में बोलते हैं कि बहुत ज्यादा करप्शन था, उन्होंने सब जगह पत्थर लगवा दिए, करा दिए। आपको लगता है कि बीजेपी में करप्शन है, नहीं है? अभी आपने जैसे बोला कोई दूध का धुला नहीं है, मुझे उतना ही मेरे पर्याप्त है कि दूध का धुला कोई नहीं बना। कहते कि साहब ये तो साहब देवतुल है सभी, तो मैं ये तो कह नहीं रहा, मैं तो यही कह रहा दूध का धुला कोई नहीं है। तो सर आप फ्यूचर में राजनीति में आना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं आना चाहेंगे, मेरे पास और भी इससे श्रेष्ठ कार्य हैं, आत्ममंथन, अंतर्मंथन और संन्यास योग मेरा जीवन दे। कई डिबेट में भी यही सवाल लोग करते हैं, जब राजनीतिक मित्र निरुत्तर हो जाते हैं तो कहते हैं आप लगता है बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। उनका मुझे जिस दिन बीजेपी ज्वाइन करना होगा तो मैं आपसे परामर्श नहीं लूंगा, क्या लगता है आपको गवर्नर बनना है या राज्यसभा बनना है, उनका मिलेगी तो इनकार नहीं करूंगा, लेकिन मैं कहीं आपकी तरफ भिक्षा पात्र लेके लाइन भी नहीं लगाऊंगा। 2 बातें। तीसरी चीज, मैं जो कर रहा हूं तो अपने को किसी से 19 नहीं मानता, मैं सबसे अपने को 25 मानता हूं। मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना है, और जो मैं कर रहा हूं देश समाज की सेवा, जिसना मैं अपने को धन्य मानता हूं, मैं समझता हूं कि कहीं और कोई पद, और आप क्या दे देंगे, आप तो खुद ही भिक्षा पात्र लिए सब घूम रहे हैं, तो पहले आपका सामर्थ्य हो तो मुझे देने में, आप सब भिक्षा पात्र लेके घूम रहे हैं। तो सर अब तो पॉडकास्ट ऑलमोस्ट खत्म ही हो रहा है सर, अब मैं आपसे लास्ट बोलूँ, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स आपका ये देखेंगे प्रोग्राम और बातें करेंगे, और बहुत लोग प्रेरित होते हैं बीएसएफ में, सीआईएसएफ में जाने के लिए, पैरामिलिट्री में, पुलिस में। आप अगर किसी को कुछ कहना चाहें, संदेश देना चाहें? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, युवाओं से मेरा विशेष योगदान है, और मैं बहुत प्रेम करता हूँ भारत युवाओं से, सबसे अच्छा युवा है। लेकिन बच्चों, तुम्हें भटकाव के बहुत रास्ते अब हो गए। हमारे टाइम में कहा जाता था ये लड़का बहुत आवारा है क्योंकि ये चाय पीता है, उपन्यास पढ़ता है। आज अगर बच्चा सिर्फ चाय पिए, उपन्यास पढ़े तो पूजा जाएगा कि देवता है। बच्चों, जिस स्टेज पे तुम हो 24 तक, इतनी कृपा अपने ऊपर कर लो, ये 18 घंटे तुम्हें अपने ऊपर निवेश करने हैं। अपने ऊपर क्यों? अपनी पढ़ाई, अपना स्वास्थ्य और अपना मानसिक संतुलन। मानसिक संतुलन के लिए ध्यान, ध्यानम शरणम गच्छामि, ध्यान करो 15 मिनट किसी भी पद्धति से। दूसरा, शरीर सौष्ठव, जिम जाओ, कसरत करो, योगाभ्यास करो, सूर्य नमस्कार करो। मेरी उम्र 74 से ऊपर हो गई है, लेकिन आज भी मैं जहां जाता हूं चैलेंज करता हूं कि मुझसे ज्यादा जो बच्चा पुशअप लगा लेगा मैं 50,000 इनाम दूंगा। खान पान में अपना ध्यान रखो, जो चीजें शरीर के लिए स्वास्थ्यकारी हो, लाभकारी, केवल उन्हीं करो। जंक फूड से दूर रहो, जंक थॉट से दूर रहो, इंस्टाग्राम और अश्लील वेबसाइट से दूर रहो, और ये जो डेटिंग एप्स वगैरह हैं ये तुम्हें तबाह कर देंगी। मैं फिर कह रहा हूं, तबाह कर देंगी। हर चीज का समय होता है, जब अपने पैर पे खड़े हो जाना, तब देखना माता पिता के परामर्श और उनके आदेश पर भी अपने जीवन और जीवन साथी, जीवन संगनी का चयन करना खुद करोगे। मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, लेकिन तुमसे बेहतर निर्णय तुम्हारे माता पिता कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ थे मिस्टर विक्रम सिंह सर, बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू प्रिया।